हेलो फ्रेंड्स। आज बेसिक क्लास के तीसरे सेशन में मैं आपको आगे की चीज़ बताऊंगा कि अंग्रेजी की कैसे धीरे धीरे ट्रांसलेशन बनाते हैं और कैसे अंग्रेजी धीरे धीरे बढ़ती है। मैंने पहले क्लास में बेसिक क्लास पहले में बताया था कि जैसे ए बी सी डी ये हमारे लिए छोटी छोटी ईंट के समान है, और जब कई ईंट जुड़ते हैं तो एक दीवार बनती है, और कई दीवार जुड़ते हैं तो एक कमरा बनता है, और कई कमरे जुड़ते हैं तो एक घर बन जाता है, और उस घर का कोई ना कोई नाम पड़ जाता है। उसी तरह इंग्लिश में हमारे लिए ए बी सी डी डैश डैश जेड तक ये छोटे छोटे ईंट हैं। ये जब कई ईंट जुड़ते हैं तो एक वर्ड बनता है, और कई वर्ड जुड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, और जब कई सेंटेंस जुड़ते हैं तो एक पैरा बन जाता है, और अंत में उस पैरे में जो भी मैटर लिखा गया है इंग्लिश में उसका एक टाइटल पड़ जाता है, जैसे किसी चैप्टर का नाम या कुछ भी। इस तरह से ठीक इसी लॉजिक पे हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने दूसरे क्लास में एक चीज़ और बताया था कि सेंटेंस को थोड़ा पहचानना सीखिए। इस तरह पहचानिए कि कौन सा स्टेटस का सेंटेंस है, कौन सा एक्टिविटी का सेंटेंस है। हर वो ट्रांसलेशन जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, जैसे मैं बोलूँ भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई क्रिया नहीं रही है, ये स्टेटस है। इसी तरह से मैं बोल दूँ कि 1947 से पहले भारत गुलाम था, कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्टेटस है। ठीक है। मैंने उस क्लास में एक एग्जांपल और दिया था कि वह क्रिकेटर है, मतलब मैं उसकी स्थिति बता रहा हूँ वो क्या है, तो ये भी क्या है, एक स्टेटस का टास्क है, लेकिन वह क्रिकेट खेलता है। हाँ, भारत के युवा रक्तदान करने हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ लोग ना क्रिकेट खेलने गांधी मैदान जाते हैं। इसमें काम हो रहा है, जब काम हो रहा है तो ये एक्टिविटी हो गया। ठीक है। और एक्टिविटी का ट्रांसलेशन दो तरह का होता है, एक एक्टिव एस का और एक पैसिव एस का। एक्टिव एस पैसिव एस क्या होता है, कि जानिए चाहे मत जानिए, लेकिन इतना तो जान जाइए कि एक्टिविटी का ट्रांसलेशन दो तरह का होता है, एक एक्टिव एस का, एक पैसिव एस का। और मैंने दूसरे ही क्लास में बोला था कि हम अभी एक्टिव एस पे बात करेंगे। ठीक है। अब आइए तीसरे क्लास में। जैसे हमने बोला कि छोटी छोटी अल्फ़ाबेट जुड़ के हमारे लिए जो अंग्रेजी की ईंट के समान है एक वर्ड बनाते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम। राम, इसमें तीन अल्फ़ाबेट हैं, ये हमारे लिए अंग्रेजी का एक वर्ड बन गया। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा आर लिखा जाता है, हमारे लिए ये एक वर्ड है। इसी तरह से एंड 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 लिखा जाता है, ये भी इंग्लिश का एक वर्ड है। ठीक है। इसी तरह से इज लिखा गया, ये भी एक वर्ड है। ठीक है, ये भी एक वर्ड बना है। इसी तरह डॉक्टर लिखा गया, DOCTOR, ये भी एक वर्ड है। ठीक है। तो ये एक एक वर्ड है। अब यही वर्ड अगर एक साथ कहीं लिख जाए, जैसे मैं लिख दूं राम इज अ डॉक्टर। अब ये देखिए क्या बन गया, ये सेंटेंस बन गया। इसी तरह से अगर दो तीन सेंटेंस जुड़ जाए तो पैरा बन जाएगा। इसी तरह से कई जब पैरा जुड़ जाते हैं तो एक पूरे इंग्लिश का एक मैटर जिसका कोई चैप्टर का नाम रख दिया जाए। ठीक है मित्रों, बहुत लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ये वर्ड होता है तो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे देखिए कोई इंग्लिश का वर्ड ये तैयार हुआ, ये वर्ड तैयार हुआ, कोई इंग्लिश का, तो ये वर्ड क्या हो सकता है, ये वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है ना, ये वर्ब भी हो सकता है। ठीक है। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो वर्ड भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इतनी बातों पर भी ध्यान नहीं देना है। आपको मेन क्या चीज पर ध्यान देना है जिससे आप आसानी से अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे, वो होता है इसी नाउन के क्रम में एक आता है, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। वर्ब क्या होता है ये ध्यान देना आपको जरूरी है, ये वर्ब क्या होता है ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है, ये मैं आपको पहचानना बताऊंगा। और इसी नाउन के जैसे सब्जेक्ट उसी तरह ऑब्जेक्ट भी होता है।
अभी आपको फिलहाल इंग्लिश में 3 वर्ड पहचानने हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और ये कैसे पहचानना है मैं आपको बड़ी आसानी से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होता है, तो इनकी सहायता से अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आप समझ गए कि अल्फाबेट जुड़ते हैं तो एक वर्ड बनता है, कई वर्ड जुड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, कई सेंटेंस जुड़ते हैं तो एक पैरा बनता है। इसी तरह कई सारे पैरे मिलकर एक इंग्लिश का पूरा मैटर तैयार हो जाता है, और इसी तरह अंग्रेजी आगे बढ़ती है। तो मैंने बताया कि जैसे कोई वर्ड है तो वर्ड में कोई वर्ड नाउन होता है, कोई वर्ड वर्ब होता है, कोई वर्ड एडजेक्टिव होता है। इसमें बहुत सारे जो बेसिक क्लास पढ़ रहे होंगे उनको इस बातें नहीं समझ आती होगी, कोई दिक्कत है ना समझाए। लेकिन एक जान जाइए कि अंग्रेजी को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। वर्ब क्या होता है ये भी बताऊंगा। आपको ये मैं इस पे 3 चीज पे स्टार बना दे रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके आगे ही धीरे धीरे हम आगे बात को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ड तो बहुत तरह के होते हैं, ये आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचानने आना चाहिए। ठीक है, और इतना जब आप पहचानना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हम ट्रैक पर आना शुरू कर देंगे, और आपकी इंग्लिश की बेसिक क्लास में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट और होने लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने क्या बताया कि अल्फ़ाबेट हमारे लिए छोटे छोटे ईंट के समान है। जब कई ईंट जुड़ते हैं तो वर्ड बनते हैं, कई वर्ड जुड़ते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, कई सेंटेंस बने वाक्य जिसको हिंदी में कहते हैं, और जब कई वाक्य जुड़ते हैं तो पैरा बन जाता है, और उस पैरे से कई पैरे का लिखा हुआ मैटर हमारे लिए अंग्रेजी का कोई कहानी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। ठीक है, तो हमें ये जो वर्ड होते हैं कई तरह के इंग्लिश में होते हैं, नाउन होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं तो अभी इतना चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, लेकिन आपको 3 चीज़ पहचान लेना चाहिए, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब। और ये कैसे पढ़ते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये हम आपको अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतने ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए, धीरे धीरे क्लास को बढ़ाइए ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर ये मेरी बातें आपको समझ में आती है तो प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड में इसको शेयर करें। और थोड़ा, हाँ यस, एक चीज़ और, आप थोड़ा कमेंट्स जरूर दिया करिए, अपने विचार रखा करिए कि आपको वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में, या क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं उस हिसाब से अपनी चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपके सामने रख पाऊँगा। ठीक है मित्रों, और उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगले बार नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बेसिक क्लास 4 में, ये तो थर्ड का बात रहा। तो इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।